तो आज का जो चैप्टर है आपका वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस चैप्टर में जाने से पहले कुछ हमको बेसिक्स पता होने चाहिए। और पहला बेसिक तो यही है कि जो लाइट में रंग होता है ना, कलर ऑफ लाइट, तो पता लगाया जाए कि लाइट में रंग किसकी वजह से होता है। तो कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। लाइट में जो रंग होता है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी ने कहा कि कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज का सीधा मतलब है कि क्या बदल गया है, फ्रीक्वेंसी बदल गया है। तो ये तो एक इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी और इसीलिए इसको मैं पहले से डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको यही लगता है रंग मतलब लैम्डा, रंग का मतलब क्या समझते हो, वेवलेंथ। तो आप वो गलती मत करिएगा। स्नेल्स लॉ पढ़ाते समय रिफ्रैक्शंस की बातें जब हुई थी तो हमने आपको एक फंडा बताया था, वासेफ पी वाला, वासेफ पी, जिसमें वासेफ की स्पेलिंग लिखोगे तो WASIF, साथ में P। W माने वेवलेंथ। तो देखा जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो वेवलेंथ बदल जाता है। A माने एम्पलीट्यूड। सभी लोगों ने अपने 11th स्टैंडर्ड में वेव मैकेनिक्स पढ़ी है, तो वेव मैकेनिक्स पढ़ते समय आपने एम्पलीट्यूड्स की बात करी है, वेव स्पीड की बात की है, फ्रीक्वेंसी की बात की है, इंटेंसिटी की बात की है। मतलब इतना तो आपको याद आ ही रहा होगा कि हाँ, ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हमने वेव में पढ़ा था। तो ए माने एम्पलीट्यूड है, ये भी चेंज हो जाता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एस फॉर स्पीड, लाइट की स्पीड भी बदल जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी वो भी बदल जाती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और एफ माने फ्रीक्वेंसी। और चूंकि बात बिल्कुल सही है कि फ्रीक्वेंसी और कलर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप बोलते हो हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कोई बोलता है हम कलर देखेंगे, बात एक ही है। तो एफ फॉर फ्रीक्वेंसी और पी माने फेज, ये दो चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती हैं, नो चेंज। अब यहां पर हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए, ये फेज क्या होता है। तो उस दिन भी आपको बताया था और तब आपसे कहा था थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पोलराइजेशन में फेज क्या होता है ये आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दें यहाँ पर कि जब लाइट चलती है, मान लो ये लाइट चल रही है, तो ये वाला एरो क्या है, लाइट का चलना। तो ये पता चलता है, ये फिजिक्स ने पता लगा लिया है कि जब लाइट चलती है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो E माने इलेक्ट्रिक फील्ड और B माने मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। इसी 90 डिग्री एंगल को फेज ऑफ लाइट कहा जाता है, ये नहीं बदलता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में अगर एंट्री आपको करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि लाइट में जो रंग होता है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। और फ्रीक्वेंसी यानी कि कलर, तो कलर का चेंज मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी का चेंज। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो बात बताई है थोड़ा सा आपको उसी मोड में ले जाने के लिए कि हाँ तुम इसको पहले से भी जानते हो। अगर तुम ये कहोगे नहीं सर हमें नहीं पता, तो रे ऑप्टिक्स में आपको बताया है, सिखाया है, वासिफ पी वाला फंडा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय बोर्ड पर लिखी गई है कि इस बात का इस चैप्टर में बहुत धड़ल्ले से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा 1/hc, 1/hc, h माने है प्लांक कांस्टेंट, मैक्स प्लांक के नाम पर है ये कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और c माने है स्पीड ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में 1/hc बहुत जगह जगह मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/h, h की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34 SI में, और c माने स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड SI में। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आता है 5 × 10⁻24 SI में। तो अगर आप न्यूमेरिकल में समय बहुत कम देना चाहते हैं तो याद रखिए कि 1/hc की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेशन में 5 × 10⁻24 होती है SI में। ठीक है ना, क्लियर ये बात? निकल गया क्या? नहीं, हमने लगाया तो था। कोई बात नहीं, बहुत सही से तुमने समय पे बता दिया, नहीं तो दोबारा क्लास करते। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर में ये दो बातें जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि लाइट में जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो रंग बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। 1/hc की जो SI वैल्यू है वो 5 × 10⁻24 रहेगी। जब हम इस चैप्टर में होंगे तो हमें मोमेंटम नाम की फिजिकल क्वांटिटी का सामना करना पड़ेगा। मोमेंटम तो P से इसको लिखते हैं यार, और हमको पावर का भी सामना करना पड़ेगा। पावर, तो समस्या यहाँ पर यह है कि पावर को भी हम P से लिखेंगे और मोमेंटम को भी P से लिखेंगे। तो अभी से सुन लो और समझ लो, जब जब पावर आएगी तो हम किससे लिखेंगे? P*। जैसे ही हमें पावर की बात करनी होगी तो P पे क्या लगा देंगे? स्टार। तो P* का मतलब हो जाएगा पावर और P का मतलब क्या हो जाएगा? मोमेंटम। ठीक, फिर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है इंटेंसिटी। तो ये भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके लिए बड़ी फैमिलियर हो चुकी है। इंटेंसिटी को हम I से लिखते हैं और इसका फंडा होता है, फार्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं हम इंटेंसिटी का इस्तेमाल करें और आपको फार्मूला ही ना पता हो। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू है पावर अपॉन एरिया, और पावर को हम किससे लिखने वाले हैं? P*। और पावर में क्या छिपा हुआ है? व्हाट इज पावर? पावर में होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी माने कैपिटल E। भाई पावर में क्या छिपा हुआ है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर में छिपा होता है एनर्जी, एनर्जी को हम E से लिखेंगे, कैपिटल E से लिखेंगे, और अपॉन में टाइम, टाइम इज T। तो अगर हम यहाँ पर इसको ओपन कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम T, और अपॉन में A फॉर एरिया। तो इंटेंसिटी का बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला फार्मूला हो जाएगा P* के साथ अपॉन में A, और अगर आप एनर्जी में जाना चाहोगे तो E अपॉन क्या? AT। ठीक है ना? तो ये बिगिनिंग है इस चैप्टर की, जो कि बेसिक्स है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोट करिए जरा इसको पहले आप। और रेडिएशन वाली एनर्जी क्या होती है ये भी हम आपसे पूछ रहे थे। तो जब कोई एनर्जी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर बनती है तो हम उसको उस एनर्जी को रेडिएशन वाली एनर्जी कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि रेडिएशन एनर्जी क्या है, किस एनर्जी को हम रेडिएशन वाली एनर्जी कहें, तो रेडिएशन एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी जो कि बनती है विच फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर। विच फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर। अब दिमाग दौड़ाइए अपना, मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसके पास टेम्परेचर ना हो। टेम्परेचर से बनने वाली एनर्जी का नाम है रेडिएशन। तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसके पास टेम्परेचर नहीं है, सबके पास है, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है। तो यहां से ये पता चल गया ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आप और हम भी, यानी जो मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है वो भी, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर रेडिएटिंग एनर्जी। रेडिएटिंग एनर्जी,
लेकिन मार्कर वाली एनर्जी जो रेडिएट हो रही है हमने उसको इतना ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं दी, हमने उसको नोटिस भी नहीं किया। लेकिन सन से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो नोट की जा रही है। जैसे वो निकलता है तो बोलते हैं सनराइज हो गया, सुबह हो गई, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। तो ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी होगी, और कम टेम्परेचर है तो रेडिएशन वाली एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जो लाइट की एनर्जी है, जो लाइट की एनर्जी बनती है वो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ही बनती है। जैसे सन से एनर्जी लाइट बनी है तो पीछे जिम्मेदार कौन है, टेम्परेचर। बल्ब से लाइट एनर्जी बनी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेम्परेचर। फिलामेंट गर्म होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लाइट की एनर्जी को हम रेडिएशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है ना। तो जिस एनर्जी के लिए टेम्परेचर जिम्मेदार होता है वो रेडिएशन एनर्जी कहलाती है। और इस यूनिवर्स में हर कोई, हर ऑब्जेक्ट एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। इवन जो -12 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, आइस है तो टेम्परेचर उसके पास भी ना, वो भी एनर्जी को क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। लेकिन उसका टेम्परेचर इतना कम है तो इसलिए उससे आने वाली जो रेडिएशन एनर्जी है वो भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करें। आगे इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक में एक है आपका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है, और दूसरा है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्या है और वेव नेचर क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो पहले बियॉन्ड द फिजिक्स जाके बात करते हैं। भाई अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है या फिजिक्स का कोई कैंडिडेट नहीं है और उसको ये समझाना हो, बताना हो कि पार्टिकल नेचर क्या है और वेव नेचर क्या है, तो अगर कुछ आपसे टकराता है और आपको चोट पहुंचाता है तो यानी कि पार्टिकल नेचर है। और अगर कोई चीज़ आपसे टकराती है लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचाती है तो क्या है, वेव नेचर है। जैसे हमारी साउंड एनर्जी आ रही है, आपसे टकरा रही है लेकिन आपको चोट नहीं पहुंच रही है तो यानी कि मेरी साउंड में क्या है, वेव नेचर है। अगर ये मार्कर में फेंक के मारूंगा तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कुछ आकर के आपको हिट कर रहा है। ठीक है ना। आप तो इस मार्कर में क्या हो गया, वेव नेचर, तो सॉरी पार्टिकल नेचर। ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेकिन ये बात जो हमने बताई ये फिजिक्स में बात नहीं हुई है, ये तो बियॉन्ड द फिजिक्स जाके बात हो रही है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम फिजिक्स में चलें कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर सोचें और बताएं कि वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है, तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। बहुत सारे टेस्ट होते हैं फिजिक्स में, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना, उसमें से एक टेस्ट है आपका डिफ्रैक्शन। एक टेस्ट होता है पोलराइजेशन, ध्यान देना भाई। एक टेस्ट है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये एक टेस्ट है, एक घटना है। जो लोग इसको पास कर लेते हैं उनके अंदर कहा जाता है कि ट्रांसवर्स नेचर है। ध्यान देना, टेस्ट का नाम है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन टेस्ट पास करने वाले लोग, पोलराइजेशन टेस्ट पास करना, तो इसका मतलब है गारंटी है कि आपके पास में, जिसने भी ये टेस्ट पास कर लिया है उसके पास में ट्रांसवर्स नेचर है, वो ट्रांसवर्स नेचर का है। और जिसने ये टेस्ट पास नहीं किया, पोलराइजेशन टेस्ट पास नहीं कर पाया, पास नहीं किया, तो कहा जाता है, मतलब उसके पास में जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है। लॉन्गिट्यूडिनल नेचर को हिंदी में अनुदैर्ध्य कहा जाता है और ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ कहा जाता है। अब अगर अभी आप इनके बारे में कुछ जानते नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स में कई सारे टेस्ट होते हैं। तो उनमें से एक टेस्ट है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हाइगेंस ने क्या कहा था, हाइगेंस ने तुम्हारी लाइट के बारे में ये कहा था, रे ऑप्टिक्स में बताया गया था। हाइगेंस ने कहा लाइट का लॉन्गिट्यूडिनल नेचर होता है, ये हाइगेंस ने कहा। तो इसका मतलब है कि हाइगेंस ये सोचते थे,
हाइगेंस के सामने उस समय जो सिचुएशंस थी, जो फिजिक्स अवेलेबल थी, तो लाइट ने पोलराइजेशन वाला टेस्ट पास नहीं किया था, यही तो मतलब हुआ। लेकिन जब देखा गया तो पोलराइजेशन का टेस्ट लाइट ने पास कर लिया, और जैसे ही जिस दिन पोलराइजेशन वाला टेस्ट लाइट ने पास किया, मैलस ने ये काम किया था। मैलस ने देखा कि नहीं, लाइट तो पोलराइजेशन वाला टेस्ट पास करती है, तो इससे तो ये पता चल गया कि लाइट में कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक टेस्ट होता है डिफ्रैक्शन। क्या होता है ये डिफ्रैक्शन टेस्ट, आप वेव ऑप्टिक्स में जानेंगे। तो डिफ्रैक्शन वाला टेस्ट क्या है, तो डिफ्रैक्शन टेस्ट पास, तो मतलब आपके पास वेव नेचर है। और अगर डिफ्रैक्शन टेस्ट फेल, तो आपके पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। ये हो गई फिजिक्स के हिसाब से बात। डिफ्रैक्शन टेस्ट अगर पास है तो आपके पास में वेव नेचर है, डिफ्रैक्शन टेस्ट अगर फेल है तो ये कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्या होता है और वेव नेचर क्या होता है, इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना था। पार्टिकल नेचर नॉट फॉलो डिफ्रैक्शन वाला टेस्ट। एक डिफ्रैक्शन टेस्ट होता है, तो पार्टिकल नेचर जिनके पास होता है वो इस टेस्ट को फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलो डिफ्रैक्शन फिनोमेना। टेस्ट नहीं लिख रहा है यहां पर, डिफ्रैक्शन फिनोमेना, डिफ्रैक्शन फिनोमेना। और जो वेव नेचर हैं वो क्या करते हैं, तो वेव नेचर फॉलो डिफ्रैक्शन फिनोमेना, डिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो जब आपसे पूछा जाए कि भाई वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है, तो तुम्हें समझाने के लिए हमने बता दिया है। एक तो बताया कि जब आपसे कुछ आके टकराए और आपको चोट ना पहुंचाए, समझ जाना क्या है, वेव नेचर। और जब कोई चीज़ आपसे टकराए और आपको हिट वाली फीलिंग हो कि नहीं, किसी ने आके आपको हिट किया है, अभी तो हम बोल रहे हैं तो आपको हिट वाली फीलिंग भी नहीं आ रही होगी कि कोई चीज़ आगे आपसे टकरा रही है, ये फीलिंग भी नहीं आ रही है। तो इसलिए जो है वहाँ पर क्या हो गया, वेव नेचर। तो अगर कोई चीज़ आपसे टकराती है और आपको हिट वाली फीलिंग आती है नहीं कि कोई चीज़ आके टकराई है, तो समझ जाना कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। ये तो बियॉन्ड द फिजिक्स वाला आंसर हो गया। फिजिक्स में आंसर अगर देना है तो फिर ये कि जिसने डिफ्रैक्शन टेस्ट पास कर लिया उसके पास क्या है, वेव नेचर, और जिसने डिफ्रैक्शन टेस्ट पास नहीं किया उसका नाम क्या है, पार्टिकल नेचर। दूसरा एक आंसर और भी है कि जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर में मोमेंटम होता है। जब हम पार्टिकल नेचर के फीचर्स देखते हैं कि भाई तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर है, तो जिसके पास पार्टिकल नेचर है उसके पास मोमेंटम भी मिलेगा, ठीक है। जिसके पास पार्टिकल नेचर है उसके पास में आपको जो है फोर्स भी मिलेगा, भाई तभी तो वो आके आपसे हिट करेगा। तो जिनके पास पार्टिकल नेचर होता है उनके पास क्या होता है, फोर्स भी होता है। और जिनके पास वेव नेचर होता है उनके पास वेवलेंथ होता है। जिनके पास वेव नेचर होता है उनके पास फ्रीक्वेंसी होता है। जिनके पास वेव नेचर होता है उनके पास इंटेंसिटी होता है। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो बनाई गई हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ होता है, वेव नेचर में। और ऐसी भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका इस्तेमाल किस में होता है, पार्टिकल नेचर में। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहाँ काम करते हैं, पार्टिकल नेचर में। याद रखना एक चीज को, एक स्टोन हमने ऊपर से छोड़ दिया, ध्यान देना, इससे बेहतर एग्जाम्पल शायद पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के लिए बनेगा नहीं। स्टोन को हमने यहां से ड्रॉप कर दिया और यहां पर आपने जो है हेलो बोल दिया, आपने हेलो साउंड यहां से जनरेट करी और ये स्टोन जो है कुएं में गिर रहा है, वेल में जाके गिरता है, स्प्लैश की साउंड आती है, छपाके वाली साउंड आती है, स्प्लैश साउंड आता है। समवन सेज कितना टाइम लगा, इधर आपकी जो हेलो वाली साउंड है वो भी चलती है और यहाँ पानी से जाके टकराती है। मान लेते हैं कुएं की गहराई h थी, तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि स्टोन ने पानी तक पहुँचने में कितना समय लगाया, तुरंत आपका दिमाग क्या कहेगा, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये कहाँ से आया, न्यूटन्स लॉ से ही तो आया है।
S माने H, U माने 0, हाफ माने हाफ, A माने G, T माने T। तो जब पत्थर गिरा और स्प्लैशिंग साउंड आया तो तुमने फंडा ये लगा दिया। और जब मैं पूछूंगा कि साउंड ने यहां तक पहुंचने में कितना समय लगाया, तो आप लिखोगे समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तब तो तुम न्यूटन्स लॉ नहीं लगाते, ठीक है ना। तो एक आंसर ये भी हो गया कि पार्टिकल नेचर को लेकर के न्यूटन ने जो फिजिक्स दी थी, जिसमें न्यूटन्स लॉ मोशन था और उसी से जुड़ी और चीजें थी, तो वो सारा का सारा किसके सपोर्ट में था? पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर के लिए न्यूटन के पास न्यूटन्स लॉ मोशन जैसी कोई चीज नहीं थी। तो कोई इसका आंसर ये भी दे सकता है कि पार्टिकल नेचर वो जो न्यूटन्स लॉ मोशन को माने और वेव नेचर वो जो न्यूटन्स लॉ मोशन को नहीं माने। तो ये भी बात सही है ना। तो क्या इसको लिखना पड़ेगा या इसको बताने से काम चल जाएगा? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दी गई है बोर्ड पर कि जो डिफ्रैक्शन टेस्ट को ना माने वो कौन है, और जो मान जाए वो कौन है? वेव नेचर। जो फिजिकल क्वांटिटी वेव नेचर में इस्तेमाल होती है उनके मैंने कुछ के नाम लिखे, सब तो नहीं ले सकते। और जो फिजिकल क्वांटिटी पार्टिकल नेचर में यूज होती हैं उनके मैंने कुछ नाम लिख दिए। एक पॉइंट आपके लिए और बन गया, जो न्यूटन्स लॉ मोशन को फॉलो करते हैं उनका क्या है? पार्टिकल नेचर। और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं? वेव नेचर। तो आपको ये वाली हेडिंग यहां से लेके और यहां तक कॉपी कर लेनी है, बाकी जो बोर्ड पर है वो अभी कॉपी नहीं करना। तो इतना सब इंफॉर्मेशन ले लेने के बाद अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और हेडिंग है आपकी, न्यूटन ने लाइट को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया। न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी क्या थी अबाउट द लाइट। ये थ्योरी उन्होंने लाइट के बारे में दी थी। पूरी किताब है इस थ्योरी के नाम से, तो हम लोग पूरी बुक तो पढ़ेंगे नहीं, केवल मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे। न्यूटन का ये कहना था कि जो लाइट है ना, वो लाइट की एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। न्यूटन ने कहा जो लाइट की एनर्जी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को न्यूटन ने क्या नाम दिया? कॉर्पस सेल्स। कॉर्पस सेल्स का मतलब हो गया छोटे छोटे पार्टिकल्स। और ये जो छोटे छोटे कॉर्पस सेल्स होते हैं ये इलास्टिक नेचर होते हैं। जैसे अगर आप एक इलास्टिक नेचर की बॉल अगर दीवार से हिट करें तो कमबैक होती है ना, तो ऐसे ही न्यूटन ने ये माना कि ये जो कॉर्पस सेल्स हैं ये इलास्टिक नेचर होते हैं, इसीलिए लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है वो क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। न्यूटन ने ये स्टेटमेंट दिया। न्यूटन ने अपनी थ्योरी जब न्यूटन दे रहे थे तो एक बात उन्होंने ये भी बताई कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या कहा गया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा। और रेयर मीडियम में क्या होती है? कम। बस यही गड़बड़ कर गए। फिर से सुनना, पूरी की पूरी थ्योरी के नाम से किताब है, हम सारे पॉइंट्स तो नहीं वहां पे करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, न्यूटन ने यह कहा जो लाइट की एनर्जी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या है? कॉर्पस सेल्स। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल कॉर्पस सेल्स हैं वो इलास्टिक इन नेचर हैं। इनका जो नेचर है वो कैसा? इलास्टिक है। इसीलिए इसी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। उसके आगे ये और बढ़े, उन्होंने कहा डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा होती है। रेयर मीडियम में क्या होती है? कम होती है। जबकि पाया ये गया कि डेंसर में कम होती है और रेयर में क्या होती है? ज्यादा। तो न्यूटन की थ्योरी क्या होगी? फेल हो गई। जिस समय ये न्यूटन की थ्योरी निकल के आई तो वो टाइम था 1700 का। 100 साल तक इस थ्योरी को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, किसी ने कोई नहीं कहा कि न्यूटन आप गलत कह रहे हो। 100 साल बाद इनकी थ्योरी गलत हो गई और 1800 में न्यूटन किसको सपोर्ट कर रहे थे? पार्टिकल नेचर को। क्या कह रहा है कि लाइट की एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो जैसे दीवार से जाकर के बॉल टकराती है और बाउंस बैक होती है, तो बॉल में क्या चीज है? पार्टिकल नेचर है। बॉल का दीवार से टकराना और टकरा करके वापस लौटना कौन सी फिजिक्स लगेगी? न्यूटन वाली। कोलिजन वाले केस लगेंगे ना न्यूटन के। तो उसी तरीके से लाइट के लिए भी न्यूटन सोचते हैं। तो यानी कि न्यूटन जो है वो लाइट को क्या मानते हैं कि लाइट में पार्टिकल नेचर है, और एक तरफ वो वहां पर डेंसर रेयर वाली बात भी करते हैं, ठीक है ना।
फिर 1800 में क्या हुआ कि यंग ने लाइट में डिफ्रैक्शन टेस्ट पास करा दिया। यंग ने क्या किया कि लाइट में डिफ्रैक्शन वाले टेस्ट को पास करके दिखा दिया। तो अब तो लाइट में कौन सा नेचर है? वेव नेचर। यानी कि एक साथ 100 साल बाद इनको झटके लगने लगे। एक तो डेंसर एरर की बात गलत हो गई उनकी, और दूसरा जो पार्टिकल नेचर की बात लेके चले थे वो भी गलत हो गया, क्योंकि थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये बता दिया कि भाई ये कैसा नेचर है, डिफ्रैक्शन टेस्ट पास कर रहा है तो कैसा नेचर है? वेव नेचर। थॉमस यंग की इस बात को डी ब्रॉय ने, जिसको हम लोग गलत तरीके से डी ब्रॉगली कह देते हैं, तो थॉमस यंग की इस बात को डी ब्रॉय ने भी क्या किया? वेरीफाई किया। यानी उन्होंने भी ये डिफ्रैक्शन वाला टेस्ट पास करके देखा। तो अब तो लोग ये कहने लगे कि भाई लाइट में कैसा नेचर है? वेव नेचर है। फिर 100 साल बाद, यानी फिर से इस वेव नेचर को लेकर के लोगों ने कहा कि ठीक है, अब न्यूटन गलत है, वेव नेचर वाली बात सही है। तो फिर 1900 में आ जाओ। 1900 में फिर से कंफ्यूजन होने लगा कि आखिर लाइट में है क्या। फिर से कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी जिससे कि फिर से लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इसमें यार पार्टिकल नेचर है। यानी कि 100 साल बाद, वेव नेचर को सपोर्ट करने के 100 साल बाद लोग फिर से ये मानने के लिए मजबूर हो गए, कुछ ऐसे जादू वहां पे हुए, कुछ ऐसी फिनोमेना वहां पर हुई जिससे लोगों को फिर लगने लगा कि लाइट में कैसा नेचर है? लाइट में कैसा नेचर है? वेव नेचर है। सॉरी, कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। तो अब जो है मैक्स प्लांक जो है सामने निकल के आए। उन्होंने कहा कि भाई आप लड़ाई लड़ना बंद करिए, आप लाइट में कहिए क्या नेचर है? डुअल नेचर है। यानी 1900 में मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी। क्वांटम फिजिक्स का मतलब हो गया ऐसी फिजिक्स जहां पर पार्टिकल और वेव दोनों को एक्सेप्ट करके पढ़ा जाए, वो आपकी क्या कहलाती है? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है ना। जहां केवल पार्टिकल को लेकर के फिजिक्स पढ़ाई जाए वो क्या कहलाती है? न्यूटन की फिजिक्स। बात समझना। जब हम बात करते हैं केवल पार्टिकल की, वेव नेचर छोड़ देते हैं, तो वो क्या बनी? न्यूटन की फिजिक्स। जब हम बात करते हैं केवल वेव नेचर की, पार्टिकल की बात नहीं करते, तो वो बनती है मैक्सवेल की फिजिक्स। तो न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल नेचर के ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ती है। मैक्सवेल की क्लासिकल फिजिक्स किसको लेकर के? वेव नेचर को लेकर के आगे बढ़ती है। और आपके ये जो आपके मैक्स प्लांक अलग है, मैक्सवेल अलग है। मैक्स प्लांक की जो क्वांटम फिजिक्स है वो किसको लेकर के आगे बढ़ती है? दोनों को, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो हेडिंग है आपकी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी अबाउट द लाइट। ये वही हेडिंग डालिएगा। थोड़े थोड़े पॉइंट सभी में लिखने पड़ेंगे। ये आप इस हेडिंग में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी अबाउट द लाइट इस हेडिंग में आप लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, light energy, according to this theory, light energy is a combination of small पे अंडरलाइन कर देना। लाइट एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इलास्टिक इन नेचर। इस बात को अंडरलाइन कर लेना, विच आर इलास्टिक इन नेचर, विच आर इलास्टिक इन नेचर। इस बात को अंडरलाइन कर लेना, ये जो पार्टिकल्स थे वो नेचर में कैसे हैं? इलास्टिक हैं। विच आर इलास्टिक इन नेचर। फुल स्टॉप करिए और आगे लिखिए ड्यू टू इलास्टिक नेचर, ड्यू टू इलास्टिक नेचर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। अंडरलाइन करना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू इलास्टिक नेचर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, reflection of light take place, full stop. This theory support
particle nature of light. This theory support particle nature of light. This theory support particle nature of light. फ्रेश लाइन से स्टार पॉइंट बना करके, फ्रेश लाइन से स्टार पॉइंट बना के, आफ्टर 100 ईयर्स ब्रैकेट में 1800, आफ्टर 100 ईयर्स ब्रैकेट में 1800, थॉमस यंग, आफ्टर 100 ईयर्स ब्रैकेट में 1800, थॉमस यंग ऑब्जर्व, ऑब्जर्व से पूरी बात अंडरलाइन होगी, थॉमस यंग ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन फिनोमेना इन लाइट, डिफ्रैक्शन फिनोमेना इन लाइट, ऑब्जर्व से पूरी बात अंडरलाइन होगा, डिफ्रैक्शन फिनोमेना इन लाइट, एंड लुइस डी ब्रॉय, लुइस डी ब्रॉय की जो स्पेलिंग आप लिखते हो वो ऐसे ही लिखते हो भैया, डी ब्रॉगली, लुइस की स्पेलिंग लुइस डी ब्रॉय, आप क्या लिख रहे थे आप, एंड लुइस डी ब्रॉय वेरीफाई इट, एंड लुइस डी ब्रॉय, डी ब्रॉगली, आप जैसे चाहो वैसे अब आप स्पेलिंग के लिए आप जा सकते हो, कह सकते हो, एंड लुइस डी ब्रॉय वेरीफाई इट, ऑब्जर्व से लेकर के और आखिरी तक पूरी बात अंडरलाइन होगी, फुल स्टॉप, देयरफॉर, देयरफॉर लाइट हैविंग, देयरफॉर लाइट हैविंग, देयरफॉर लाइट हैविंग वेव नेचर। तो अब लोगों ने ये शुरू कर दिया कहना मानना कि लाइट में वेव नेचर है।